नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए महज 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। इस बार के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी और सपा दोनों ही इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इस बार के उपचुनाव बेहद दिलचस्प भी होने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत हुई थी बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ और उसके बाद लगातार जो पोस्टर वॉर है वो जारी रहा। जुबानी जंग की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार जारी रही और अब जब दिन इतने करीब आ गए हैं तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। एक है तो सेफ है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम पटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम पटे थे। और जब पटे थे तो कटे थे। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। इन्हीं नारों की नैया पर सवार यूपी उपचुनाव की सियासी यात्रा पर अब अपने किनारे को तलाशते हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उपचुनाव की वोटिंग में महज 2 दिन बचे हैं। लड़ाई भले ही सत्ता की नहीं है, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो कोई अपने दमखम को दोहराने की लालसा से लड़ाई लड़ रहा है। यूपी में 9 सीटों पर हो रहा चुनाव ये तय करेगा कि 2027 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि ये चुनाव वादों का नहीं बल्कि इरादों का है। नारों में सिमटे इरादों का दांव सभी दलों ने खेला है। अब देखना है कि जनता किसके इरादों का इस्तकबाल करती है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान के मुद्दे पर जो नैरेटिव सेट किया था, उससे बीजेपी ने न सिर्फ सबक लिया बल्कि उसका ऐसा तोड़ लेकर आई जिसका तोड़ ढूंढना विपक्ष के लिए मुश्किल हो गया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम पटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम पटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम पटे थे। और जब पटे थे तो कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे महज एक नारा नहीं बल्कि नजरिया बन चुका है, जिसे सभी दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एजेंडा और विजन दोनों ही क्लियर है। उसने इसी नारे के सहारे अपने कैंपेन की शुरुआत की, इसी नारे के विस्तार से कैंपेन को भी विस्तार दिया और इसी नारे के इर्द गिर्द कैंपेन के आखिरी अंजाम पर ले जा रही है। सीएम योगी जब चुनाव प्रचार के अपने आखिरी दौर में फूलपुर पहुंचे तो समाज को बांटने का ठीकरा सपा पर फोड़ा। ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जो गरीबों को लाभ मिलता है उसका भी विरोध करती है,
यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है, बंटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं, इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। सीएम योगी प्रयागराज के फूलपुर में एकता का नारा बुलंद कर रहे थे। फूलपुर बीजेपी की जीती हुई सीट है, हालांकि जीत का अंतर बेहद कम रहा था। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2022 के चुनाव में प्रवीण पटेल ने कड़े मुकाबले में सपा मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2732 वोट से हराया था। फूलपुर का सियासी समीकरण भी ऐसा ही है कि वहां हमेशा बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर रही है। फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो वहां करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। फूलपुर में करीब 34,000 बिंद, कुशवाहा और मौर्य, 16,000 राजपूत मतदाताओं के साथ ही 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। फूलपुर के सियासी समीकरण को देखकर तो यही लगता है कि अगर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा कारगर हुआ और हिंदुओं का वोट नहीं बटा तो बीजेपी को फायदा होगा। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो पूरे देश में उस नारे का शोर गूंजा। विपक्ष अभी उस नारे की काठ ही ढूंढ रहा था कि उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले सीएम योगी ने एक और नया नारा बुलंद कर दिया। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वे देही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। हालांकि सीएम योगी ने भले ही हवाला सनातन सूक्ति का दिया है, लेकिन इसे उनके बटोगे तो कटोगे नारे का पार्ट 2 ही माना जा रहा है। शुक्रवार को सीएम योगी अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी राममय अंदाज में ही मांगा। और यहाँ पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आपने पिछले 2 वर्ष 2 महीनों के दौरान कटहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहां की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, जिस गरीब का अपना मकान नहीं उसको मकान बनाने की सुविधा भी होगी, और जिस गरीब के पास रोजगार नहीं उसके लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले सीएम योगी का अंदाज और भी आक्रामक हो गया है। अंबेडकर नगर में सीएम योगी का तंज यहीं नहीं रुका। अंबेडकर नगर से सीएम योगी ने सपा के काले कारनामों का जिक्र किया तो उसकी गूंज अयोध्या तक सुनाई दी, और सीएम योगी ने जिस मुद्दे का जिक्र किया वो मुद्दा सपा के दामन का वो दाग बन चुका है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसके जिक्र भर से ही उपचुनाव में सपा का नुकसान होना तय माना जा रहा है। अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है,
बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। दरअसल कटेहरी वो सीट है जिस पर सपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है, इसीलिए इस सीट पर बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कटेहरी सीट पर निषाद वोटरों का दबदबा है, लिहाजा बीजेपी ने न सिर्फ निषाद प्रत्याशी पर दांव खेला है, बल्कि निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को यहां का चुनाव प्रभारी भी बनाया है। संजय निषाद के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी कटेहरी में डटे हुए हैं। एक तरफ योगी सरकार के मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद कटेहरी के किले को भेदने के लिए सपा के काले इतिहास को कुरेदने में लगे हैं। इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं दे रहा है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर बस थमने से पहले सभी दलों ने अपना दमखम लगाया। शुक्रवार को सीएम योगी ने कटेहरी में दम भरने के बाद मिर्जापुर की मजवा की तरफ रुख किया था। अब एक बार पहले आप इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों पर नजर डाल लीजिए, फिर दोनों सीटों का जातीय समीकरण भी दिखाएंगे। कटेहरी से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने अम्बेडकर नगर से पार्टी सांसद लालजी वर्मा की बहू शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने अमित वर्मा को टिकट दिया है। वहीं मजवा से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने दीपू तिवारी को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। कटेहरी और मजवा दोनों ही सीटों पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। अगर दोनों ही सीटों पर इन वोटर्स ने एकजुट होकर किसी एक दल को वोट दिया तो समझो उस दल की नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखता है, क्योंकि सभी दलों ने जातीय समीकरण को देखकर ही अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। यूपी में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी अपने हाई हिंदुत्व के एजेंडे से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं सपा की बात करें तो वो अभी भी सीएम योगी के दिए नारे में फंसी है और उसी नारे के सहारे अपने पीडीए पॉलिटिक्स को चमकाने पर फोकस कर रही है। उपचुनावों के सियासी शुक्रवार के दिन एक तरफ जहां सीएम योगी विपक्ष पर गरज रहे थे, वहीं अलीगढ़ में शुक्रवार को ही अखिलेश यादव बटोगे तो कटोगे की काट खोजते खोजते बीच में अंग्रेजों को ले आए। ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। अखिलेश बार बार कह रहे थे बीजेपी ने ये नारा पीडीए की ताकत से घबरा कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी पता है कि इस नारे ने बीजेपी के लिए माहौल सेट कर दिया है। ऐसा हम नहीं बल्कि लोगों के बीच पॉपुलर होता ये नारा और जगह जगह से आ रही तस्वीरें कर रही हैं।
इस नारे की दीवानगी की ताजा बानगी सपा के गढ़ सीसामऊ में सीएम योगी की रैली के दौरान देखी गई। ये तस्वीरें कानपुर के सीसामऊ की हैं, जहां सीएम योगी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम योगी शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो करने उतरे तो हर तरफ सीएम योगी के नारे बटोगे तो कटोगे की दीवानगी दिखी। लोगों के हाथों में बटोगे तो कटोगे के नारे वाले पोस्टर लहरा रहे थे। लोग अपने घर की छतों से सीएम योगी पर फूल बरसा रहे थे। ये तस्वीरें वोटिंग से पहले विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। यूपी उपचुनाव की वोटिंग से पहले सपा को सीसामऊ सीट पर ही एक और झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक थे। इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा हुई, वो जेल भी गए और उनकी विधायकी भी चली गई, जिसके बाद सीसामऊ में उपचुनाव हो रहा है। लेकिन उपचुनाव की वोटिंग में महज 5 दिन ही बचे थे, तब पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि इसमें भी एक ट्विस्ट है। इरफान सोलंकी को जमानत तो मिली है, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर की। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक हैं। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाई है, यानी सपा नेता इरफान सोलंकी की विधायकी भी बहाल नहीं होगी। इरफान सोलंकी की सजा बरकरार होने से सीसामऊ में उपचुनाव होना तय। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई थी। गुरुवार को जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाया। दरअसल बीते 7 जून को ही कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आगजनी केस में सपा नेता इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी। इरफान सोलंकी ने प्लॉट पर कब्जे के लिए झोपड़ी में आग लगाई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान ने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा के अस्थायी घर को फूंक दिया था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 7 जून को एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन ये तय नहीं हुआ है कि इरफान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे या नहीं। उपचुनाव में इरफान सोलंकी का मुद्दा पहले से ही चर्चा में था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सीसामऊ में ही थे, जहां उन्होंने इरफान सोलंकी पर लगाए गए मुकदमे को फर्जी बताया था। यहाँ पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। अखिलेश यादव इरफान सोलंकी पर लगे मुकदमे को फर्जी बताकर उसका आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे थे, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर हाईकोर्ट के फैसले की मोहर नहीं लगी। जब कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश के आरोप फर्जी निकले और अब 17 साल से कानपुर में चली आ रही इरफान सोलंकी की बादशाहत पर भी ब्रेक लगने की आशंका है। सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 2007 में कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधायक बने। साल 2012 में कानपुर के सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी विधायक बने। साल 2017 और 2022 में भी इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक बने। सीसामऊ की सीट सपा का वो किला है जिसे भेदने की कोशिश बीजेपी लंबे समय से कर रही है, लेकिन उसके हाथ मायूसी ही लग रही है। हालांकि सीसामऊ सीट पर पिछली बार बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी थी। सपा के इरफान सोलंकी महज 12,000 वोट से ही जीत हासिल कर पाए थे। साल 2012 में इरफान सोलंकी ने 19,663 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2017 में इरफान सोलंकी 5,826 वोटों से जीते। साल 2022 में इरफान महज 12,266 वोटों से जीते। सीसामऊ सीट पर इस बार सपा से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेलते हुए वीरेंद्र कुमार शुक्ला पर दांव खेला है। सीसामऊ में हिंदू और मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 50-50 है। सपा जहां मुस्लिम इलाकों में कैंपेन कर रही है, तो बीजेपी हिंदू बेल्ट में खासकर ओबीसी और दलित वोटरों को साधने में लगी है। सीसामऊ में सीएम योगी के जनसभा में उमड़े जनसैलाब को देखें तो सीसामऊ सीट पर इस बार बीजेपी के पास मौका भी है और दस्तूर भी।
क्योंकि समय और समीकरण दोनों ही बीजेपी के पक्ष में हैं। वोटिंग से ठीक पहले सोलंकी को जमानत मिलने को सपा भले ही अपने लिए फायदेमंद मान रही है, लेकिन बीजेपी का मत है कि इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब उपचुनाव से ठीक पहले सोलंकी को मिली जमानत सपा के लिए आफत बनती है या राहत, ये तो नतीजे ही बताएंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग में अब महज 3 दिन ही बचे हैं और सभी दल अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम देने में लग गए हैं। यूपी में भले ही 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, लेकिन दलों का निशाना काफी दूर तक है। 9 सीटों की जद्दोजहद की जद में कहीं न कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में वैसे भी यूपी में नतीजे बीजेपी के हक में नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं समाजवादी को लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है वो उसे आगे भी जारी रखना चाहती है। यही वजह है कि वोटिंग से पहले अखिलेश चुनावी रण में बने हुए हैं। सीएम योगी शनिवार को सीसामऊ पहुंचे तो उनसे पहले बीते बुधवार को अखिलेश यादव ने भी कानपुर के सीसामऊ से अपनी जीत का दावा ठोका था। जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। यूपी की सभी 9 सीटों पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 9 सीटों पर उसे ही जीत हासिल होगी। दावा सपा का भी कुछ ऐसा ही है। विपक्ष के दावों पर डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव की बात चल रही है, 9 सीटों की बात करें, लगातार विपक्ष भी दावा कर रहा है कि 9 सीटों पे जीत हासिल करेगा। कैसे देखना, क्या कुछ समीकरण है आने वाले चुनाव में और जीत कैसे हासिल करना? इस सूत्र हासिल कर रहे हैं कि लोकसभा में सब जानते हैं कि लोकसभा में कुछ सीटें हारे हैं। मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जैसी लोकप्रियता सवाल नारा लगाए उन्होंने कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, तो जनता के सामने वो मुखौटा उनका आ गया। तो खटाखट 85,000 रुपये डालेंगे, 85 पैसे भी नहीं आए। उनकी सरकार, यहाँ उनकी सरकारें वहाँ भी नहीं आए। तो धोखा जो जनता ने किया, जनता बाबू समझ गई कि मुख्यमंत्री हैं जो लगातार महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, तो लगातार एक परिवार के मुखिया की तरह उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों की चिंता करता है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता का एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में लगातार संरक्षण करते हैं। एक तरफ यूपी में उपचुनाव को लेकर जहां जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के आसपास सिमटी यूपी की सियासत में बुधवार को एक नए पोस्टर की एंट्री हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर ही लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर जीतेंगे तो लूटेंगे का नया पोस्टर लगा है। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया है। होर्डिंग में बीजेपी नेता शमसी आजाद की फोटो है। बैनर में लिखा है सपा का एक ही नारा है, जीतेंगे तो लूटेंगे, और इस नारे के साथ सपा नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने अली और बजरंगबली वाला भी एक पोस्टर लगवाया था। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी सपा पर हमलावर हो गई थी। समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से ढेरेल हो गई है। समझ नहीं पा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे नारे का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज को अब तक अलग अलग जातियों में बांटते आए हैं। कभी पीडीए का नारा देते रहे, कभी एमवाई का नारा देते रहे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको एकजुट रहने की बात कर दी है तो विपक्ष बौखला गया है और इसीलिए रोज नए नारे के साथ आ रहा है, नए पोस्टर लगा रहा है, नए होर्डिंग लगा रहा है। लेकिन इन होर्डिंग और पोस्टर लगाने से एकजुटता की इस शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता है और ये जातीय विभाजन अब पूरी तरह से धूल-धूसरित हो रहा है। इसलिए विपक्ष परेशान है, रोज नए नारे ला रहा है। सपा के अली और बजरंगबली वाले पोस्टर पर भी डीडीयूपी के संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से सवाल किया। पोस्टर वॉर के बारे में लगातार आप सुन रहे होंगे, अली भी हम है, बजरंगबली भी हम है। अब सनातन का सहारा लेना पड़ा, जहाँ एक तरफ लगातार समाजवादी पार्टी किनारा कसी थी, आज तक जो है उनके मुखिया जो है वो राम मंदिर नहीं। कैसे देखते शीतकाल से सारा काम चल रहा है, शीतकाल से विस्तृत है।
और मुझको लगता है कि कोई ऐसा काम लगातार हो ही नहीं रहा जिसमें कोई टिप्पणी कर सकते या आपत्ति कर सकते। ठीक से काम करें, उनसे आपत्ति आके बैठ कर बातचीत करें और चीज़ों को ठीक रूप आगे नहीं। यूपी फिलहाल नए नए नारों के पोस्टर से पट चुका है। यूपी की सियासत फिलहाल पोस्टर और नारों में समाई हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार थमने से पहले ये पोस्टर वॉर भी नहीं थमने वाला है। यूपी में उपचुनाव की सियासत पोस्टर पर सवार दिखी। ये तस्वीरें अमेठी की हैं। गढ़ कांग्रेस का है, पोस्टर सपा का है और निशाने पर है बीजेपी। यूपी के अमेठी में एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है कि अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। यही नहीं, होर्डिंग में यूपी उपचुनाव की तारीखों में हुए बदलाव पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। होर्डिंग में आगे लिखा है कि जितना चुनाव टालोगे उतना हारोगे। यही नहीं, होर्डिंग के जरिए ही 2027 विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अखिलेश यादव को एक बार फिर से 27 का सत्ताधीश बताने की कोशिश की गई है। यूपी के अमेठी में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगा था। सपा की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने पोस्टर लगवाया था। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इन सभी पोस्टर की धुरी सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर भी सीएम योगी के उस बयान के विरोध में ही लगाया गया था। यूपी उपचुनाव में पहले नारों पर जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन यूपी उपचुनाव को लेकर विपक्ष जहां पोस्टर वॉर में उलझा है, वहीं बीजेपी खुद को ग्राउंड लेवल पर तैयार बता रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो 9 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए की जीत तय मान रहे हैं। उनका कहना है कि महज 3 सीटों पर ही लड़ाई और इन 3 सीटों पर भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। और वहाँ भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहाँ लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था, उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो एक बार फिर से सभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा पुख्ता किया है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना आम जनता कर रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने का काम कर रही है। इस प्रकार की बातों का सामाजिक जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने घर को देखें और भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता के आशीर्वाद को लेने के लिए घर घर जा रहे हैं और 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगा। उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर सभी दलों के अपने अपने वादे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। नारा खूब हिट भी हुआ था और अब उसी नारे के जवाब में सपा नेता लगातार नए नए पोस्टर लेकर आए। बीते कुछ महीने से यूपी में उपचुनाव को लेकर बने सियासी अखाड़े में सीएम योगी के नारों की भी गूंज रही, तो उस नारे के जवाब में सियासत पोस्टर पर भी सवार दिखी। लेकिन अब वोटिंग की रणभेरी बच चुकी है। देखना यह है किसके नारे और नैरेटिव पर जनता की मोहर लगती है। तो उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर, बयानबाजी और जीत के दावों का क्या कुछ असर दिखाई देता है, ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।